नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल एग्जाम जीएस। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है और वह कौन सी ओथ लेते हैं और उनका टेन्योर क्या होता है, जो भी उनका कार्यकाल होता है वो क्या होता है। और हम देखने वाले हैं उनको सैलरी एंड अलाउंसेस क्या क्या दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफ़र उनका किस प्रकार किया जाता है और अंत में हम देखने वाले हैं उनको किस प्रकार हम रिमूव कर सकते हैं उनकी पोस्ट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ जज। और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या है क्वालिफिकेशन मांगता है। तो सबसे पहले देखिए मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जुडिशल ऑफिस वर्किंग ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। जुडिशल ऑफिस जो कि मान लीजिए जैसे हाई कोर्ट का, जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट के जज हैं तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको डिस्ट्रिक्ट के जज के तौर पर, तभी आप हाई कोर्ट के जज के बनने के लायक हो पाएंगे। उसके बाद देखिए, या फिर पहली कंडीशन जो होगी, दूसरी कंडीशन या फिर वह वकील होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के 10 साल के लिए कम से कम मिनिमम एज, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस चाहिए 10 साल का कम से कम एडवोकेट के तौर पर। उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, संविधान ने हमारे कोई जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज डिफाइन नहीं की है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है उनके लिए मिनिमम एज 35 है, लेकिन जजों के लिए ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है संविधान में हमारे। उसके बाद हम आगे चलते हैं ओथ। जो उनकी शपथ होती है वो क्या क्या शपथ लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है 4 स्टेप में। और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो भी हमारे गवर्नर है वो उनको शपथ दिलाते हैं और जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। और या फिर कोई अदर पर्सन, गवर्नर अगर बिजी हैं तो उनके द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वह हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिला देगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए टेन्योर ऑफ जज। टेन्योर मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है। रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62 की एज पर वो रिटायर होंगे। और यह 15वें अमेंडमेंट द्वारा चेंज किया गया है। स्टार्टिंग में इनकी जो रिटायरमेंट की एज थी वो 60 थी। उसके बाद देखिए वो कभी भी रिज़ाइन दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को लिखें और अपना रिज़ाइन दे दें, कोई उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए जज इफ पार्लियामेंट रिकमेंडेशन फॉर रिमूवल। और पार्लियामेंट रिकमेंड करती है किसी जज को रिमूव करने के लिए और वह एड्रेस मोशन पास कर देती है, तभी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, वरना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हिज ऑफिस वैकेंट इफ ही सिलेक्टेड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज और इफ ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। उनके जो भी ऑफिस हैं वो वैकेंट हो जाएंगे और वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर उनका सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्शन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। उसके बाद हम आगे चलते हैं सैलरी अलाउंसेस। उनको क्या क्या सैलरी दी जाती है। देखिए सैलरी कोई डिफाइन नहीं है, फिक्स नहीं है, समय समय पर पार्लियामेंट इनको चेंज करती है। उसके बाद देखिए सैलरीज कैंट बी रिड्यूस आफ्टर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद कभी भी सैलरी रिड्यूस तो नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी 80,000, कुछ समय बाद आप उससे कहेंगे कि आपको 60,000 दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सैलरी हमेशा बढ़ाई जाएगी, कभी घटाई नहीं जाएगी। लेकिन केवल एक एक्सेप्शनल केस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब भी किसी भी देश पर कंगाली आ जाती है, किसी सरकार पर पैसे नहीं रहते, कम पैसे रहते हैं, तब उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि आर्टिकल 360 के तहत आती है। और तब उनकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। और देखिए फिलहाल में हाई कोर्ट के जजों की सैलरी 80,000 है और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनकी सैलरी 90,000 है फिलहाल, जो कि वेरी कर सकती है। और देखिए प्रपोजल आया है जो हाई कोर्ट के जजों की सैलरी 2.25 लाख कर दी जाए और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है 2.5 लाख कर दिया जाए। कोई ज़्यादा ही सैलरी है लेकिन फिर भी प्रपोजल आया है, तो लेकिन अभी इसको पास नहीं किया गया, देखते हैं कब पास होता है। तो देखिए और उनको क्या क्या दिया जाता है। देखिए फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, रहने के लिए अलग से जगह दी जाती है, सोसाइटी वगैरह। और कार टेलीफोन वगैरह जो उनके ट्रैवलिंग में, जैसे अपने घर से कोर्ट जाने के लिए इनको कार वगैरह दी जाती है सरकारी, जैसे आईएएस ऑफिसर को कार दी जाती है, उनको टेलीफोन मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद देखिए रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसका 50% उनको सैलरी दी जाती है। मान लीजिए किसी जज की सैलरी 90,000 है, तो रिटायरमेंट के बाद उनका उसका 50% उनको दिया जाएगा, 45,000 उनको बैठे बैठे मिलेंगे, उनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जज। जजों का ट्रांसफ़र किस प्रकार किया जाता है। देखिए पहले देख लीजिए, प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफ़र ऑफ ए जज वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट
हाई कोर्ट विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होती हैं उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करने पड़ेगा, इसका मतलब ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के वो भी जुड़े हुए हैं, और 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी जैसे मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट के जिसको आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, तो दोनों के चीफ जस्टिस होंगे दोनों हाई कोर्टों के, उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि जज जज आपके हाई कोर्ट में सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो तभी इन सभी की राजी होगी, तभी प्रेसिडेंट उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद देखिए ट्रांसफ़र फॉर ओनली पब्लिक इंटरेस्ट। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ ज़्यादा काम बढ़ गया है और जजों की रिक्वायरमेंट चाहिए वहाँ पर, तो और दिल्ली हाई कोर्ट में मान लीजिए कम है, तो प्रेसिडेंट चाहे मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में काम कम है अभी फ़िलहाल, तो प्रेसिडेंट चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट होगा ना जी। और आप चाहें तो पनिशमेंट टाइप, और आप पनिशमेंट टाइप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट किसी पॉलिटिशियन के बीच में आते हैं, मतलब कभी कभार अपने उनके कामों के बीच में आते हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर से उनको ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। ऊपरी नेता से उन्होंने बोल दिया और उनको ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के जजों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। और देखिए ट्रांसफरिंग तो ही गेट एडिशनल कंपनसेशन दिया जाता है। किसी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और उसका ट्रांसफर होता है उसको कंपनसेशन जरूर मिलता है। उसी प्रकार इनके कंपनसेशन को पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। इसके बाद हम देखते हैं रिमूवल प्रोसेस ऑफ ए जज। तो जजों का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? प्रेजेंट कैन रिमूव जज ओनली पार्लियामेंट पास ए रिमूवल एड्रेस। जब पार्लियामेंट हमारी रिमूवल एड्रेस को पास करेगी तभी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है जज को विद स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी स्टूडेंट बहुत ही कन्फ्यूज रहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्पेशल मेजोरिटी पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इमेजिन कीजिए लोकसभा में 300 सदस्य होते तो ज़्यादा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए 300 सदस्य हैं आपको समझाने के लिए। तो स्पेशल मेजोरिटी हम कह सकते हैं हाफ, पहले तो इसकी हाफ होनी चाहिए, आपको बिल पास करना पड़ेगा, मतलब 150 लोगों को कम से कम बिल पास करना ही पड़ेगा। और मान लीजिए 150 लोग तो सहमत हैं पास करने के लिए और 150 लोग नहीं हैं, तो मान लीजिए 300 लोग आ गए, जिस सारे के सारे हाउस में आ गए वोटिंग के टाइम पर 300 लोग, तो आधे तो पास कर ही रहे हैं, आधे तो सहमत हैं। तो और फिर इन सभी में से 2/3 2/3 को भी वो बिल पास करना पड़ेगा, यानी कि 2/3 इसके 300 को 2/3 कितना हो गया 200। तो अब 150 की जगह 200 लोगों को प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग वोटिंग दे रहे हैं उसके 2/3, जैसे मान 300 लोग यहाँ पर वोटिंग दे रहे हैं तो उसकी 2/3 यानी मतलब 200 लोगों को पास करना पड़ेगा उस बिल को, तभी वह पास होगा। इसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। उसका दे ग्रांट ऑफ रिमूवल ओनली फॉर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जो भी इनका मिसबिहेवियर होता है उसके तहत, अब यानी मिसबिहेवियर यानी कि अपनी पावरों को मिसयूज़ किया गया है तो उसे मिसबिहेवियर कह सकते हैं। और इनकैपेसिटी वो अपने मेंटली फिजिकली फिट नहीं है तो उसको भी हम वहाँ से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जज ऑफ जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत हमें बताया गया कि रिमूवल प्रोसेस को कैसे मतलब किस प्रकार हाई कोर्ट के जजों को इम्पीचमेंट किया जाएगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं 6 स्टेपों में, जो कि बहुत ईजी हैं। तो देखिए स्टेप 1, रिमूवल मोशन मस्ट बी साइन बाई, लोकसभा में 100 मेंबरों द्वारा कम से कम इसको साइन किया जाना चाहिए। उसके बाद ये स्पीकर को सौंपा जाता है, और अगर राज्यसभा का केस है तो कम से कम 50 मेंबरों को साइन करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जिसको चेयरमैन के पास इसको भेजा जाता है। और देखिए स्टेप 2, ही स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर या चेयरमैन में से उनको उस मोशन को एडमिट कर सकते हैं और या फिर उसको वापस भी भेज सकते हैं उस मोशन को। उसके बाद देखिए स्टेप 3, अगर उन्होंने उस मोशन को एडमिट कर दिया है हाई कोर्ट के जजों को रिमूव करने वाले मोशन को, तो वो 3 मेंबरों की कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में देखिए कौन कौन होना चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट से एक आदमी को, एक जज को होना चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद हो या फिर कोई अंदर अंदर कोई जज हो सुप्रीम कोर्ट का। और चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए दूसरा मेंबर। और तीसरा मेंबर वेल नोन जूरिस्ट
और लॉयर, जो भी कोई कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता कह सकते हैं इसको आप, जिसको कानून की बहुत अच्छी समझ हो, वह इस कमेटी में हो सकता है। यही 3 लोग होने चाहिए कमेटी में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इफ कमेटी अप्रूव, कमेटी सहमत है कि उसने उस मिसबिहेवियर किया है, मतलब अपने पावरों को मिसयूज किया है और इनकैपेसिटी है उसकी, वो बनने लायक नहीं है, तो उस मोशन को आगे के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, सभी के लिए वोटिंग के लिए कराई जा सकती है। उसका देखिए चलते हैं हम स्टेप 5। ये मोशन पास्ड बाय बोथ हाउस, और वह मोशन दोनों हाउसों द्वारा पास किया जा सकता है विद स्पेशल मेजोरिटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेशल मेजोरिटी वो होती है हाफ ऑफ मेंबर की सहमति और 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रेजेंट फॉर रिमूव, प्रेजेंट जब वो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास होता है, प्रेजेंट कैन रिमूव ए मोशन। उसके बाद स्टेप 6, प्रेजेंट पास ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ जज। तो अंत में प्रेजेंट उसको रिमूव के लिए ऑर्डर को पास कर सकते। लेकिन आपके लिए ये जान लीजिए, अब तक किसी भी हाई कोर्ट के जजों को रिमूव नहीं किया गया है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।